चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में, डार्क रिएक्शन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, उन्होंने सबसे पहले इसको स्टडी किया था। इसी को हम बोलते हैं C3 साइकिल। क्यों बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि डार्क रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जो होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या उसी को हम क्या बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। कई बार आपको लिख के मिलेगा 3PGA। ठीक है, क्लियर है। चलो देखो, सबसे पहली बात, डार्क रिएक्शन जो है वो हर फोटोसिंथेटिक प्लांट में स्टडी हुई है। दैट मीन्स सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, डार्क रिएक्शन इज रिपोर्टेड, या C3 साइकिल इज रिपोर्टेड इन ऑल फोटोसिंथेसाइजर्स। बोलो क्लियर है। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं, पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, C3 साइकिल इज रिपोर्टेड इन ऑल फोटोसिंथेसाइजर। जितने भी फोटोसिंथेसाइजर्स है, यानी जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उन सब के अंदर C3 साइकिल होती है। क्लियर है। किसने बताया, मेल्विन केल्विन ने बताया, इसलिए इसको क्या बोला गया, C3 साइकिल। डार्क रिएक्शन है, इसका मतलब क्या ये रिएक्शन अंधेरे में होगी, बोलो हाँ या ना, नहीं होगी। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि अगर लाइट एब्सेंट है तब भी ये रिएक्शन हो रही है। अच्छा, जब डार्क रिएक्शन होगी तो इसको एनर्जी कहां से मिल रही है, लाइट रिएक्शन से, क्योंकि लाइट रिएक्शन ने ATP बनाया था और क्या बनाया था, NADPH2। तो वही क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी, दैट मीन्स दोनों क्या होती है, साइमल्टेनियसली, एक साथ होती है। पहले लाइट रिएक्शन होगी, वहां से एनर्जी मिल रही है, और साथ में डार्क रिएक्शन भी साथ में चलती जाएगी। देखो ध्यान से, ये था आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये थे आपके ग्रेनम। ग्रेनम किसके मिलके बने हैं, थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के अंदर हो रही है लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और ये जो बाहर का हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में देखो, यहां पर लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड में हो रही है, यहां से ATP, देखो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ATP और NADPH2 कहां पे मिलते हैं, स्ट्रोमा में बनते हैं। तो यहां से क्या बन रहे हैं, ATP एंड NADPH2 मिल रहे हैं स्ट्रोमा में। और अब डार्क रिएक्शन कहां पे होगी, स्ट्रोमा में होगी। बोलो ये बात क्लियर है, एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं क्लियर तो काम खराब हो जाएगा। चलो शाबाश। दूसरी चीज, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन लाइट, बोल सकते हैं, क्या बोलूं फिर, हाँ, डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट। दैट मीन्स डार्क रिएक्शन is dependent on products of light reaction, and the products of light reactions are ATP and NADPH2। वो यहाँ पर प्रोडक्ट है। बोलो क्लियर है, शाबाश। अच्छा बताओ, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस, डार्क रिएक्शन takes place in कहां पर, स्ट्रोमा। कहां पे होती है, स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। पता चला। नेक्स्ट पॉइंट, डार्क रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। डार्क रिएक्शन completes in 3 स्टेप्स। बोलो पहली स्टेप, कार्बोक्सिलेशन। What is the meaning of carboxylation? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ
ऑफ CO2, CO2 का एडिशन। अब देखो CO2 को कौन ऐड कर रहा है, तो CO2, जब CO2 ऐड हो रही है तो उसको ऐड करने के लिए भी तो कोई एक्सेप्टर चाहिए, तो CO2 को कौन ऐड कर रहा है, RUBP। कौन कर रहा है एक्सेप्ट, तो हम ऐसे बोल सकते हैं RUBP एक्सेप्ट। हाँ, RUBP इज रुबिलोज बाई फॉस्फेट, और रुबिलोज बाई फॉस्फेट एक्सेप्ट करेगा किसको, CO2 को। बोलो क्लियर है। तो जो CO2 कार्बोक्सिलेशन में आ रही है, इसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है, RUBP। किसकी प्रेजेंस में ऐड कर रहा है, इन एक्सेप्ट CO2 इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, है ना। C और O कैपिटल है। व्हाट इज रुबिस्को, रुबिलोज। C मतलब कार्बोक्सिलेज, O मतलब ऑक्सीजनेज। इसका मतलब कार्बोक्सिलेज का मतलब कार्बोक्सिलेशन करवा रहा है, रुबिलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन। क्या है, एक एंजाइम है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। अच्छा, जो रुबिलोज बाइफॉस्फेट है कितने कार्बन कंपाउंड है, हाँ 5 कार्बन कंपाउंड है। बोलो क्लियर है। सेकंड स्टेप नंबर सेकंड इज रिडक्शन। क्या होगी, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा जरा मुझे जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन का जो एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन आया कहां से, हाँ तो क्या लिख सकता हूं, हाइड्रोजन, वेरी गुड, कम्स फ्रॉम NADPH2। तो NADPH2 भी यूज हो गया ना। अच्छा ATP यहाँ पे यूज हो रहा है, अभी बताऊंगा। ATP यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद द थर्ड स्टेप, बोलो थर्ड स्टेप, रीजनरेशन का मतलब वापस से जो RUBP था ना, वो वापस RUBP बन जाएगा। RUBP स्टार्टिंग में यूज हुआ और एंड में भी क्या होगा, RUBP कंज्यूम, वो U वापस रीजनरेट होगा, पता चला। बस यही प्रोसेस है किसका, केल्विन साइकिल का। अब देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है, यहीं पे देख लेते हैं, बहुत जगह है अपने पास, यहीं पे देख लेते हैं, है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले डार्क रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पे हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। क्या आप स्ट्रोमा पहचानते हो, होगा क्या, बाहर से आई CO2, रेड से बनाऊं, बाहर से आई CO2 से मिला पानी, पानी कहां से आया, जमीन से आया, प्लांट में पानी होता है। जैसे इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, इन्होंने बनाया H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड जो है, जब वो अंदर गया, इसके पास आया RUBP, रुबिलोज बाइफॉस्फेट। बोलो रुबिलोज बाइफॉस्फेट के पास कितने कार्बन, 5 कार्बन। इसके पास कितने कार्बन, 1 कार्बन। अगर ये 1 कार्बन है और ये 5 कार्बन है, तो मिलके कितने कार्बन कंपाउंड बनाया, मिलके बनाया 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन बेचारा 6 कार्बन कंपाउंड तो क्या था, अनस्टेबल था। और जब बेचारा 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल है, तो अब वो ब्रेक होगा, और वो ब्रेक होकर के बनाता है, 6 कार्बन ब्रेक होकर बनाएगा 3 फॉस्फो, हाँ यानी ऐसे लिखते थे 3 PGA, 3 फॉस्फो
ग्लिसरिक एसिड। कहां पे लिखते हैं इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म लिखते हैं यहां, देखो 3PGA का फुल फॉर्म होता है 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, या और क्या बोलते हैं 3 फॉस्फो, वेरी गुड, ग्लिसरेट। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट को क्या बोलते हैं? 3PGA। डिनोटेशन साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि यहां थोड़ा शॉर्ट हो जाए। अब देखो ध्यान से, 3PGA जो है ये है 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। जरा बताओ क्या ये फर्स्ट स्टेप हो रही है? कार्बोक्सिलेशन हो रहा है क्या? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कार्बोक्सिलेशन। अभी ये स्टेप खत्म नहीं हुई है, एक चीज और रह गई है यहां पर। क्या रह गया है? 3PGA जो है वो फॉस्फोरस को एक्सेप्ट करता है और बनाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी ये क्या बनाएगा? 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड ही है, ऑब्वियस है, हम 3 कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। लेकिन यार एक फॉस्फोरस कहां से आया? हाँ, किससे आया? ATP। दैट मीन्स यहां पे आया था आपका ATP, और ATP ने क्या किया? एक फॉस्फोरस देके बना दिया ADP। तो जो लाइट रिएक्शन का ATP था, देखो यहां यूज हो गया। इसी स्टेप को क्या बोला? कार्बोक्सिलेशन। अब यहां पे होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। अब रिडक्शन में जो एसिड है, जरा बताओ, एसिड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो रिडक्शन हुआ और ये बना 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। बोलो दिख रहा है? यार रिडक्शन करने के लिए कौन आएगा? NADPH2, क्योंकि उसी के पास तो हाइड्रोजन है। तो यहां पे कौन आया? NADPH2, और ये बन गया NADP। अब इसने हाइड्रोजन दिए तभी तो एसिड क्या बना? एल्डिहाइड बन गया। बोलो क्या यहां तक समझ आया? क्या ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, क्या ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है? बोलो भाई, यहां तक सबको दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, डाइफॉस्फो है, PHOS। अच्छा, थोड़ा दोबारा लिख देते, 1,3 ऐसे लिख देते, 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कितने कार्बन? 3 कार्बन। ये तो है, ये देखो कौन सी स्टेप? सेकंड स्टेप। दैट मीन्स क्या हो गया आपका? रिडक्शन हो गया। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट है? पक्का नहीं है? अब यहां से क्या होगा? यहां से अब ये 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट जो है इसका। अच्छा, एक स्टेप और होती है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाता है। तो स्टेप मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, तो बहुत सारी स्टेप हो जाएंगी ना। तो आप एक काम करो, 3 फॉस्फो ही लिख लो ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए बेटा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। 3 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। अब सही है, 3 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड लिख देते हैं। अब 3 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड जो है इसका 1/6 पार्ट जो है वो बनाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। साथ में क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज। इस लाइन को मिटा देते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दिख रहा है?
1,6 पार्ट था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, और वही फर्दर क्या बना देगा, स्टार्च बना देगा, क्योंकि उसको खाना किसमें स्टोर करना है, स्टार्च में करना है। बोलो यहां तक कोई डाउट है? पक्का नहीं है? अभी यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा। अभी देखो 5/6 पार्ट बचा। अब ये 5/6 पार्ट क्या होगा, रीजनरेट होगा, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RUB, ऐसे लिखते रूबिलोज 5 फॉस्फेट। और जब रूबिलोज 5 फॉस्फेट जो है, अब ये वापस से क्या बना देगा, RUBP। जरा नाम सुनो, ये वाला नहीं, 5 फॉस्फेट से, हाँ बोलो, यहाँ नहीं, सिर्फ फॉस्फेट। बाई तो कब बनेगा, RUBP ना, बाई अब बनेगा जब फिर से ATP क्या करेगा, ADP बनाएगा, तो एक फॉस्फोरस और दे दिया, अब बना रूबिलोज बाइफॉस्फेट। इसको और क्या बोलेंगे, रूबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो RUBP जो है वही है, क्या है, रूबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है। बोलो समझ आया, पता चला क्या चल रहा है? तो जरा ध्यान से देखो, एक CO2 से एक साइकिल चली, आपको ग्लूकोज चाहिए था, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो हम क्या करते हैं, साइकिल को 6 बार चलाते हैं। दैट मीन्स 6 CO2 चाहिए ना आपको, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज कहां से आ रहा है, CO2 से ही तो आ रहा है मेन, क्योंकि रुबिस्को तो क्या हो गया, वापस यूटिलाइज होता जा रहा है ना, 5 कार्बन तो वापस होते जा रहे हैं ना। ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन। कार्बन कहां से आ रहे हैं, वो CO2 से। कहां से आ रहे हैं, CO2। तो 6 कार्बन के लिए कितने CO2 चाहिए, 6 CO2, क्योंकि RUBP तो अपना कार्बन वापस खींच ले रहा है ना, ज्यादातर पार्ट देखो वापस आ रहा है ना, पता चला। तो यही कौन सी साइकिल है, केल्विन साइकिल। बोलो क्लियर है? एक CO2, इसका मतलब मैं यहां पे लिखता हूं, जगह नहीं है कोई बात नहीं, ऊपर लिखता हूं। क्या आपने ऐसे पढ़ा है, CO2 प्लस H2 gives C6H12O6, ऐसे पढ़ा है? बन रहा है ग्लूकोज। आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। 6 मोल CO2 चाहिए होंगे, वाटर तो अनलिमिटेड है, वाटर से क्या लेना, वाटर तो ऑक्सीजन दे ही रहा था। कितने कार्बन चाहिए, 6 चाहिए, 6 CO2 चाहिए। अब 6 CO2 के लिए, यानी 6 मोल CO2 के लिए 6 CO2 है, तो ये भी कितना मोल बनेगा, 6 मोल। अच्छा यार, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बना, ये भी कितना बना, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी 6 मोल बना। अब जब ये डिवाइड हो गया और 6 कार्बन का कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6, जब ये बीच में टूट गया तो कितने मॉलिक्यूल बनाए, 2, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। तो 6 मोल से यहां कितने मोल हो गए, अरे 12, 1 से 2 तो 12, तो 6 से 12 मोल हो गए। यही समझना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, एग्जामिनर यहीं से पूछेगा। अब 12 मोल, देखो एक PGA के लिए एक ATP चाहिए था, तो 12 PGA के लिए कितने चाहिए, 12 के लिए 18 कैसे चाहिए होंगे, एक के लिए एक चाहिए, तो 12 के लिए 12 चाहिए। तो ATP कितने आए यहाँ, 12। हाँ ATP कितने आए, 12 आए, पता चला, 12 ATP है। अच्छा देखो बेटा, एक चीज सुनो, अगर PGA 12 मोल है, तो ये भी कितने मोल होंगे, 12 मोल होंगे। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो 3 फॉस्फोग्लिसराइड बना, ये भी कितने मोल होंगे यार। अगर ये 12 मोल है, तो हमें क्या करना है, इस 12 मोल की तो रिड्यूस कर रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 12 ही तो चाहिए। तो इसका मतलब ये भी NADPH2 भी कितने मोल, 12 मोल NADP। जब यहां पे पूरी रिएक्शन हो जाएगी ना, तो ये बचेंगे 6 मोल। ये कितने मोल बचेंगे, 6 मोल बचेंगे, क्योंकि ये भी तो कितने थे, देखो 6 मोल से कितने मिले भाई, 6 से 6 ही तो रिएक्ट करेगा। 6 मोल 5 कार्बन, 6 मोल 1 कार्बन, मिलके बनाया 6 मोल 6 कार्बन। कंफ्यूज मत हो ना, सर ये 6 मोल, ये 6 मोल, ये तो 12 हो गए। नहीं भाई,
छह छह ना, एक से एक मिला, एक से एक मिला, छह से छह मिल गए, और कितने मोल बने, 6 मोल बने। समझ रहे हो? अच्छा 6 मोल है तो एटीपी भी कितने चाहिए, 6 मोल चाहिए। बोलो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज, कान खोल के सुन लो, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए, 12 और 6। तो एक ग्लूकोज के लिए यहां लिखता हूं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना, एक मोल ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 मोल एटीपी चाहिए, या आप बोल सकते हो 18 एटीपी चाहिए। एंड एनएडीपी H2 हाँ 12 NADPH2 चाहिए। बोलो समझ आ रहा है? अच्छा चलो एक सवाल का जवाब दे दोगे लास्ट, फिर आप नोट करना, फिर मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है? इसको नोट करने के बाद ध्यान से सुनो भैया, मैंने बोला 1 मोल ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए, 18, NADPH2 12। 1 मोल सुक्रोज को बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए, सुक्रोज इज C12H22O11। बोलो कितने चाहिए होंगे, हाँ एकदम 36 एटीपी चाहिए, और 24 NADP, हाँ क्योंकि 12 कार्बन है ना, तो CO2 कितने होंगे, 12। तो एग्जामिनर से पूछ लेगा, बोले ग्लूकोज का तो सब रट लेते हैं बच्चे, कैलकुलेशन समझ ही नहीं पाते, तो एग्जाम बोलेगा बताओ 1 मोल सुक्रोज के लिए कितने एटीपी चाहिए, तो कितने चाहिए, 36। अच्छा NADPH2 कितने चाहिए, 24। बता दोगे, बता दोगे? तो इसको भी लिख लेंगे, यहां से मिटा देता हूं इसको, नहीं तो आप इसको भी यहीं लिख लोगे, फिर बोलोगे सर ये वाला कंपाउंड कहां से आया, है ना? तो क्विकली छापो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक लास्ट चीज हो मुझे बता दो, लास्ट चीज बताओ फिर छाप लेना। देखो सुनो, मुझे बताओ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल का कौन सा है, 3PGA, 3-phosphoglyceric acid, first stable product, this is the first stable product, ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ना? कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, इसलिए मैंने क्या बताया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल, पता चला? अच्छा ऐसी एक C4 साइकिल भी होती है, लेकिन वो हर प्लांट में नहीं होती, C3 हर प्लांट में होगी। क्लियर है? अब छापो, कर लिया बेटे? चलो आगे बढ़े। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो हेडिंग डाल दो सम इंपॉर्टेंट, ये लिख लिया है ना, C6H12O6, C6H12O6 है ना, हाँ ग्लूकोज। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी अपन लोग बात कर रहे हैं, जिसमें ऐसे लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें पहला बात कर रहे हैं, जरा बताओ फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेबल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में बन रहा है, तो पहला बीच में बनने वाला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, PGE। तो पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेबल प्रोडक्ट, बोलो कौन होगा, PGE या 3PGA, 3-phosphoglyceric acid, ठीक है? अच्छा देखो जो फर्स्ट फूड जो है, पहला जो फूड है वो कौन है, पहला फूड है DHAP। अब यहाँ पे DHAP नहीं दिख रहा ना आपको, यहाँ पे DHAP नहीं दिख रहा ना, ये जो 3-phosphoglyceraldehyde है ना, इसके बाद यहां बनता है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट फूड इज सेकेंड, फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट, हाँ बेटा साइकिल में बना लो, बनाना चाहो तो, है ना? फर्स्ट फूड इज DHAP, पहला फूड क्या है, DHAP है, एंड इट विल गिव्स, एंड इट विल, इसको याद रखना, गिव्स 20 ATP आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन,
कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो थर्ड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बेटा इसको याद रखना। एंड द लास्ट फर्स्ट विजिबल एंड प्रोडक्ट, फर्स्ट, बहुत अच्छे, देखो फर्स्ट, हाँ, विजिबल एंड प्रोडक्ट, हाँ, कौन होगा? स्टार्च। कैसे पता चला? आयोडीन टेस्ट से। उससे पहले ग्लूकोज वगैरह आपको टेस्ट करके पता ही नहीं पड़ेगा। विजिबल का मतलब जो दिख रहा है, तो पहला ऐसा प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है, आपको पता चल रहा है, वो कौन होगा? स्टार्च। याद है मैंने जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो ऑक्सीजन रिलीज होगा और दूसरा स्टार्च, ये दो चीज देखेंगे। बोलो क्लियर है? बोलो कोई डाउट नहीं है? चलो जरा दोबारा से बताओ। अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल ग्लूकोज, तो इसके लिए कितना एटीपी? हाँ 18 NADPH2। और कितने CO2 यूज हो रहे हैं 1 मोल के लिए? 12 CO2। अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल सुक्रोज, हाँ 6, वेरी गुड, 6 CO2। अगर मैं बोलूं 1 मोल सुक्रोज, सुक्रोज इज C12H22O11, बोलो कितने एटीपी? 36 एटीपी। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 कार्बन थे, 6 के लिए 18, तो 12 के लिए 36। NADPH2, अच्छा कार्बन CO2 12 CO2, बोलो पता चला? तो यही है आपकी C3 साइकिल। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे C4 साइकिल। तो आज के लिए इतना।